Hello student, how are you? Today we are going to start a third chapter of microeconomics, demand. So let's see what is the actually demand. हमारे पास डेफिनेशन है डिमांड की. देखो डेफिनेशन क्या होती है. डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. तो हमें देखो इस डेफिनेशन से कुछ पॉइंट्स में मार्क करूंगा, उससे हमें क्लियर हो जाएगा डेफिनेशन क्या रही है. देखो डिमांड से क्लियर होता है कि किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को, और जब आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में और एक बजट के अकॉर्डिंग जो आपकी इनकम है और एक पर्टिकुलर प्राइस पर जब आप उसको परचेज करने के लिए माइंडसेट क्रिएट करते हैं या फिर आप एबल होते हैं उसको परचेज करने के लिए, उसको डिमांड कहा जाता है. मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट है, नीड्स है, ठीक है ना, और ये डिजायर्स है, इन सबको फुलफिल करने का मतलब ही डिमांड होता है. ठीक है ना, कि आपकी कितनी डिमांड है. अब जितना भी किसी प्रोडक्ट की, सपोज कोई मार्केट में प्रोडक्ट बिक रहा है, अगर उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ज्यादा होने का क्या मतलब है. देखो डिमांड ज्यादा होने का मतलब है जो ज्यादा जितना सेल होगा, इसका मतलब कंज्यूमर उसे उतना ज्यादा परचेज कर रहा है. मतलब जितना ज्यादा उसकी नंबर ऑफ परचेजिंग इंक्रीज होगी, उस परचेजिंग पावर इंक्रीज होने को हम लोग डिमांड बोलते हैं. ठीक है ना. देखो इस डेफिनेशन में कुछ पॉइंट्स गिवन है आपको. सपोज आपको यहाँ पे कमोडिटी, ठीक है ना, और आपको प्राइस और टाइम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं. देखो पहला क्या है कि डिमांड को क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है. पहला, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी पर किसी कमोडिटी को परचेज करना. कमोडिटी मतलब कोई गुड्स, कोई मटेरियल जो आप परचेज कर रहे हो. कमोडिटी होनी चाहिए जो मार्केट में सेल हो सकती है, मतलब जिसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू हो. सेकेंड थिंग इज कि आप किस प्राइस पर परचेज कर रहे हो. कि मतलब जो आप मार्केट में कोई भी चीज बिकती है उसकी एक पर्टिकुलर प्राइस होती है, तो उसकी जो वैल्यू है, कितना वैल्यू है उस कमोडिटी की, उतना प्राइस उसका सेट होता है, तब आप उसे परचेज कर सकते हो. ठीक है ना. तभी डिमांड भी अराइज होती है. अब ऐसा तो नहीं है किसी का एक आप वैल्यू उस प्रोडक्ट की 20,000 रुपये है और आप उसको 1 लाख रुपये वैल्यूएशन नहीं कर सकते, तो उसकी डिमांड नहीं होगी. ठीक है ना. अदर थिंग इज एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप परचेज करते हो. कि सपोज कोई चीज अगर आज बिक रही है, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है आज जो आप सेल कर रहे हो, और नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि आफ्टर 5 इयर्स उसकी क्या हो जाए, टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाएगी, तो यू कैन नॉट बी परचेज एट द सेम लेवल ऑफ प्राइस. ठीक है ना. बिकॉज टेक्नोलॉजी मैटर है, रिसोर्सेज चेंज हो जाते हैं, तो बहुत सारे मैटर्स हैं. ठीक है ना. तो ये डिमांड की पर्टिकुलर मीनिंग होती है. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स. देखो हमारे जो डिमांड्स के नेचर हैं वो दो तरह के होते हैं. एक तो होता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड, और सेकंड थिंग इज मार्केट डिमांड. और डिटर्मिनेंट्स मतलब जो आपकी डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड बोल रहे हैं यहाँ पर. ठीक है ना. देखो फर्स्ट थिंग इज जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करती है, मतलब जिसके रेस्पॉन्स में डिमांड रिएक्ट करती है, वो क्या है. फर्स्ट थिंग इज प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी. मतलब जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो उसकी प्राइस आपको इफेक्ट करती है. सपोज कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको परचेज करना है, अगर उसकी आप कंपैरेटिवली दो गुड्स की, सेम गुड्स की प्राइस में अगर डिफरेंस आपको मिलता है, तो आपकी डिमांड शिफ्ट कर जाती है टू द अनदर गुड्स. ठीक है ना. तो प्राइस ऑफ द गुड्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी. सेकंड थिंग प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स मीन्स कि जो आपके प्रोडक्ट है उससे अनदर जो भी गुड्स है, कि सपोज आप एग्जांपल ले सकते हो टी एंड कॉफी का, कि दोनों डिफरेंट इन नेचर है बट रिलेटेड गुड्स हैं, कि उनका जो नेचर है वो सिमिलर है, कि उनकी प्राइस क्या करती है, एक दूसरे गुड्स को इफेक्ट करती है. अभी चेंज आएगा उस गुड्स को डिमांड में, आपको एक पर्टिकुलर इफेक्ट देखने को मिलेगा, उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा. ठीक है ना. देखो प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स के अंदर दो कैटेगरी होती है आपकी कि जो इफेक्ट करती हैं. फर्स्ट थिंग इज सब्स्टिट्यूट गुड्स और नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. जैसा भी आपको बताया कि सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है कि जो एक दूसरे से रिप्लेस किया सकते हैं. कि आप एट द प्लेस ऑफ टी आप कॉफी को प्रेफरेंसेस दे सकते हो, तो एक दूसरे के क्या हो गए, ये सब्स्टिट्यूट हो गए. मतलब जिसे वन अनदर से रिप्लेस कर सकते हो वो आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाता है. कि सपोज अगर आपके जो टी के प्राइसेस है अगर मार्केट में इंक्रीज होते हैं, टी के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, तो उसका इफेक्ट किस पे होगा,
किसकी परचेजिंग पावर पे होगा, कॉफी की डिमांड पे भी उसका इफेक्ट होगा। ठीक है ना। ऐसे ही आप कंपैरेटिव कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे थम्स अप और पेप्सी में, और अनदर गुड्स ड्यू एंड स्प्राइट के एग्जांपल आप ले सकते हो कि अगर स्प्राइट के जो प्राइसेस हैं सिमिलर क्वालिटी और सिमिलर क्वांटिटी में किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो अनदर गुड्स पे डिमांड शिफ्ट कर जाती है, कि एक गुड्स के अगर प्राइस हाई हो जाता है तो आपके सामने ऑप्शन है, आप अनदर गुड्स को परचेज कर सकते हो। तो ये होता है कि प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स का इफेक्ट। ठीक है ना। और फर्स्ट थिंग जैसा आपको बताइए, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, इनवर्स रिलेशन होता है किसी भी कमोडिटी का उस पर्टिकुलर प्राइस से। कैसे कि अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो आज 50,000 रुपए का, ठीक है ना, कोई आप बाइक परचेज करने जाते हो 60,000 रुपए की, अगर मार्केट में आपको सिमिलर प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है ना, अगर उसके प्राइस क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, तो आपको क्या होगा कि डिमांड में आपको एक डिक्रीज देखने को मिलेगा। अगर आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा किसी भी प्रोडक्ट का तो आपका डिमांड जो होगा पोटेंशियल उसका डिक्रीज होता जाएगा। इट मींस दैट कि कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस किसी डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशन में रहती है। ठीक है ना। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या केस है, देखो जैसे टी एंड शुगर बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स जो एक दूसरे के को कंप्लीट करते हैं कि विदाउट शुगर यू कैन नॉट हैव टी। ठीक है ना। अगर शुगर के प्राइसेस मार्केट में इंक्रीज हो जाते हैं तो वो किसको डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं टी को, कि उसकी जो डिमांड है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। अगर शुगर के प्राइसेस हाई जाते हैं मार्केट में तो आप टी भी क्या कर दोगे, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो ये रिलेटिवली कैसा रहता है, ये डायरेक्ट रिलेशन में रहता है किसके साथ, रिलेटेड गुड्स में। फिर रिलेटेड गुड्स के केस में कि जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ये एक डायरेक्ट रिलेशन बनाता है, डायरेक्ट रिलेशन बिल्ड करता है, और जो आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स है वो एक इनवर्स रिलेशन बिल्ड करता है। यू शुड टू रिमेंबर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डायरेक्ट रिलेशन रहता है किसके साथ, रिलेटेड गुड्स में, और सब्स्टिट्यूट गुड्स इनवर्स रिलेशन क्रिएट करता है किसके साथ, और एज इट इज प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी ये भी एक इनवर्स रिलेशन क्रिएट करता है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के साथ। ओके। एंड थर्ड थिंग इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि इनकम का क्या इफेक्ट नहीं होता, कि आपका एक पर्टिकुलर बजट है कि आप एक मंथ में कितना परचेज करते हो और 2 मंथ्स में जो परचेज करते हो, तो वो किसको इफेक्ट करता है, एक्चुअली डायरेक्टली आपकी डिमांड को परचेज करता है। कि आपको कितनी डिमांड है, कि वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी इनकम पे डिपेंड करती है कि आप कितना क्वालिटी के कौन सा क्वालिटी परचेज कर रहे हो, क्या प्राइस आप परचेज कर रहे हो, ये सब आपका इनकम पे डिपेंड करता है, और ये इंडिविजुअल डिमांड्स का वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। ठीक है ना। फोर्थ थिंग इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कि इसके बेसिस भी आपकी डिमांड इफेक्ट होती है, बट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आफ्टर द इनकम एंड प्राइस आता है, कि मोस्टली क्या चीज इफेक्ट करती है आपकी डिमांड को, प्राइस एंड इनकम। अगर ये दोनों आपकी इक्वलेंट है तो एट द लास्ट के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी एक केस हो सकता है कि आपकी डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड है, बट बिफोर दिस आई वांट टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट थिंग कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है आपका, इंडिविजुअल और मार्केट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि क्या आपकी इंडिविजुअल डिमांड होती है, क्या आपकी मार्केट डिमांड होती है। देखो क्या होता है कि इंडिविजुअल डिमांड में आपको बताया कि नेम से क्लियर होगा, जब आप एक पर्टिकुलर केस को स्टडी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ए केस आप स्टडी कर रहे हो और या फिर बी केस स्टडी कर रहे हो, जब आप इनकी ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअली करते हो तो वो कहलाती है आपकी कैसी डिमांड कहलाती है, वो एक आपकी इंडिविजुअल डिमांड कहलाती है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समीशन ऑफ बोथ ऑफ इट, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा आपका समीशन, जब आप इनकी कंबाइंड स्टडी करते हो या फिर कंबाइंड ऑब्जर्वेशन करते हो डिमांड की ए एन प्लस बी की, तो वो क्या कहलाएगा आपका मार्केट डिमांड। इट मे बी मोर देन 2 केसेस, सपोज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मल्टीपल केसेस हो सकते हैं कि इन सब का समीशन क्या कहलाता है आपका मार्केट डिमांड की स्टडी कहलाता है। कि जब आप कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हो सबके साथ तो क्या कहलाएगा मार्केट डिमांड। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल केस तो वो आपका इंडिविजुअल डिमांड कहलाता है। ठीक है ना। नाउ लेट्स सी द डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। जो मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते हैं उन पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट है हमारा साइज ऑफ पॉपुलेशन, कि इंडिविजुअल डिमांड में पॉपुलेशन मैटर नहीं करती। वहां पे क्या होता है कि प्राइस इफेक्ट करता है कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट का प्राइस क्या है या अनदर गुड्स का प्राइस क्या है जो उससे रिलेट करता है।
बट यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि आप समीशन ऑफ पीपल्स की बात कर रहे हो, पॉपुलेशन की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर साइज ऑफ पॉपुलेशन मैटर करता है कि किस पॉपुलेशन, किस रीजन, किस कास्ट, क्रीड एंड कलर के बारे में बात कर रहे हो, वो सब आपका क्या होगा, उससे डिसाइड होता है कि आपकी मार्केट में डिमांड क्या है, कि किस एक रीजन की डिमांड क्या है। सपोज आप अगर बात कर रहे हो कि यूपी, या फिर आप बात कर रहे हो दिल्ली की, तो अलग अलग केसेस में अलग अलग डिमांड हो सकता है मार्केट का, ठीक है ना। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन मैटर करता है किसमें, मार्केट डिमांड में। सेकंड केस इज सीजन एंड वेदर, कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी किसको इफेक्ट करता है, मार्केट डिमांड को इफेक्ट करता है। कि सपोज समर्स के अंदर क्या होता है कि स्वेट शर्ट नहीं चलती, या फिर क्या होगा, आपकी कॉटन क्लोथ ज्यादा मार्केट में क्या होते हैं, सेल होते हैं, तो मार्केट कैसी किस तरफ मूव करती है, कॉटन क्लोथ की तरफ मूव करती है इन समर वेकेशंस एंड समर्स में, ठीक है। और विंटर में क्या होगा कि जो आपके वुलन क्लोथ्स हैं वो ज्यादा वो सेल होता है मार्केट में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सीजन मैटर करता है किसके केस में, मार्केट डिमांड के केस में। थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो इक्वालिटी ऑफ इनकम इज अ बिग मैटर फॉर दी पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर कंट्री, बिकॉज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है कि आप एक फैमिली में या फिर एक पर्टिकुलर रीजन में कि किस कैटेगरी, किस स्टैंडर्ड के लोग रहते हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि मार्केट की डिमांड क्या होगी। कि सपोज किसी एक पर्टिकुलर विलेज है, वहां पे आप डोमिनोज को नहीं रन कर सकते, है ना। उसके लिए आपको कैसा एनवायरमेंट चाहिए, एक मेट्रो सिटी होनी चाहिए, वहां पे कैसा होगा, उसकी डिमांड ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं मैटर करता है कि किसी का इनकम लेवल क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कितना है। क्या आप किसी विलेज की इनकम की बात कर रहे हो या फिर एक मेट्रो सिटी की इनकम की बात कर रहे हो, तो उससे रिलेट करता है कि मार्केट की डिमांड क्या होगी, ठीक है ना। ये कुछ पॉइंट्स है जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं किससे, मार्केट डिमांड से, और इसको इफेक्ट करते हैं कि मार्केट डिमांड इंक्रीज कर रही है या फिर डिक्रीज कर रही है। वो किससे डिसाइड होगा, कि आपकी साइज ऑफ पॉपुलेशन से, सीजन एंड वेदर से, कि टाइम पीरियड क्या हो रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से ये चीज क्लियर हो जाती है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो चेंज इन डिमांड है, कि आपके कुछ नेचर होते हैं किसके, चेंज इन डिमांड में, कि डिमांड आपकी कैसे कैसे चेंज करती है। उसके दो केसेस हमारे पास है, एक तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहलाता है, और सेकंड चीज चेंज इन डिमांड। देखो ये कंपैरेटिवली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है और डिमांड क्या होता है, देख लेते हैं। देखो पहली चीज क्वांटिटी डिमांडेड, कि जब चेंज दोनों में क्या होगा, सबसे पहली बात है कि कॉमन थिंग क्या है, कि आपकी डिमांड में चेंज हो रहा है दोनों केसेस में, ये आपको ध्यान रखना कि क्या हो रही है, डिमांड चेंज हो रही है। बट यहां पर एक चीज होती है कि फैक्टर्स, फैक्टर मीन्स कि किन कारणों से ये चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है, कि व्हाट द रीजन बिहाइंड इट फॉर द चेंजेस ऑफ डिमांड। देखो हमारे पास दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक तो होता है मेन फैक्टर, एक होते हैं आपके अदर फैक्टर्स। मेन फैक्टर होता है आपका प्राइस, कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा है क्या, कि प्राइस आपका मेन फैक्टर है जिसके कारण से डिमांड में चेंज आता है, ठीक है। और हमारे पास कुछ अदर फैक्टर्स हैं, जैसे रिलेटेड गुड्स का प्राइस हो गया, कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, कि प्राइस में कैसा चेंज आएगा फ्यूचर में, उसके एक्सपेक्टेशंस, और इनकम में कैसा चेंज आ रहा है, ठीक है ना। ये सब आपके अदर फैक्टर्स हैं। देखो जब डिमांड में चेंज आता है किसी भी अदर फैक्टर के रीजन से, तो क्या होता है, वो केस कहलाता है आपका चेंज इन डिमांड। कि आप क्या कहते हो इस कॉन्सेप्ट को, चेंज इन डिमांड। के आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होगा, अगर डिमांड को देखोगे उसमें चेंज आ रहा है, किसकी वजह से, अदर फैक्टर के कारण से, और प्राइस आपका कैसा रहेगा इस केस में, कांस्टेंट रहेगा, सिमिलर रहेगा इन एवरी केसेस के व्हिचएवर यू आर स्टडी, ठीक है ना। बट इन द फर्स्ट केस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब कहलाता है, कि जब आपकी डिमांड एक्चुअली प्राइस की वजह से चेंज होती है और अदर फैक्टर सारे आपके क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो ऐसे केस में कहलाता है कि आपका जो डिमांड चेंज हो रहा है ये कहलाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या कहलाता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और सेकंड केस चेंज इन डिमांड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट देखो मार्केट के केस में क्या होता है, ये तो आप कह सकते हो कि इंडिविजुअल डिमांड का केस हो गया, कि प्राइस और रिलेटेड गुड्स और प्राइस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, इनकम। इसमें क्या होता है कि आपका साइज ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेदर, ये इंक्लूड हो जाते हैं आपके अदर फैक्टर में। बस ये डिफरेंस है आपका मार्केट डिमांड के चेंज होने में और इंडिविजुअल डिमांड के चेंज होने में। बट कंपैरेटिवली हम चेंज करते हैं कि फैक्टर सिर्फ आपके दो केस में डिवाइड है, एक तो प्राइस और अदर, इनके मेन फैक्टर और अदर फैक्टर। मेन फैक्टर आपका प्राइस होता है और सेकंड कि आपके ये होते हैं कि आपका रिलेटेड गुड्स की प्राइस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस और इनकम, अगर इनकी वजह से चेंज आता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर दी NCERT।